हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को सेक्शन 182 में डिफाइन किया गया है। एजेंट वो होता है जो दूसरों के बिहाफ पे काम करता है किसी थर्ड पर्सन के लिए। कोई भी काम जो दूसरों के लिए किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर, उसी को ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हम कहते हैं। द पर्सन होम सच एक्ट इज डन हु इज टू रिप्रेजेंटेड, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को रिप्रेजेंट कर रहा है काम करके, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। और जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको हम एजेंट कहते हैं, और जिसके लिए काम किया जाता है या थर्ड पर्सन के लिए सर्विस दी जाती है उसको हम पब्लिक या थर्ड पर्सन कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल कॉल टू एजेंसी, यानी कि एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन एजेंसी क्रिएट करता है। एजेंट वो व्यक्ति होता है जो अथॉरिटी के अंदर काम करता है, जो अथॉरिटी प्रिंसिपल ने उसको दी है काम करने के लिए, तो लीगल राइट और ड्यूटी परफॉर्म करता है बिटवीन टू अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के लिए। तो यहाँ तीन व्यक्तियों का आपसी रिलेशंस रहता है जो हम आगे डिफाइन करेंगे। एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच जो भी रिलेशन विद कॉन्टैक्ट डिफाइन होता है उसको कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं, और बाय कंडक्ट ऑफ बिहेवियर भी डिफाइन हो सकता है। एजेंसी एक ऐसा रिलेशनशिप है जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच एग्जिस्ट करता है। एंड एजेंसी के तहत एजेंट थर्ड पर्सन या फिर अदर पर्सन के लिए डील करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से इफेक्ट करता है। फर्स्ट आता है कि द कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट फ्रॉम विच द एजेंट ड्राइव अथॉरिटी टू एक्ट एंड बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके तहत एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। प्रिंसिपल की जो भी अथॉरिटी प्रिंसिपल ने डिफाइन की है उस अथॉरिटी के अंदर वो काम करेगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच, क्योंकि एजेंट पर्सनली किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन उसके बिहाफ पे प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो भी एजेंट काम करेगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का लिंक होता है। प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी किस तरह से डील करती है? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच जो रिलेशन होता है वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का रहता है। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है थर्ड पार्टी के लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल के साथ कनेक्ट कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में। तो जो भी थर्ड पार्टी को नुकसान होगा वो भरपाई प्रिंसिपल से लेगा, ना कि एजेंट से। एजेंट यहाँ पे मिडल मैन की तरह काम करता है। जो भी दायित्व अराइज होते हैं, जो भी ऑब्लिगेशन अराइज होगी, वो यहाँ पे प्रिंसिपल से वो क्लेम करेगा। असेंशियल फीचर क्या है वैलिड एजेंसी के? जब भी एजेंसी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच बनती है उसमें क्या क्या वैलिड एलिमेंट होने चाहिए? फर्स्ट आता है एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट। एक एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना एग्रीमेंट के कई बार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए एक एग्रीमेंट हो। ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकते हैं, यानी कि लिखित, ऑरली या फिर बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। दूसरा आता है द प्रिंसिपल मस्ट बी कम्पिटेंट टू एंटर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल वहीं लाइबल होगा जहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है वहाँ पे लाइबल नहीं होगा। एन पर्सन हु इज द एज ऑफ मेच्योरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ ही इज सब्जेक्ट हु इज द साउंड माइंडेड में एम्प्लॉयड एज एजेंट। वैसे तो एजेंट बनने के लिए वो व्यक्ति जो साउंड माइंडेड का होना ज़रूरी है, लेकिन हर जगह कंपल्सरी नहीं है कि व्यक्ति साउंड माइंडेड हो। माइनर इडियट पर्सन भी एजेंट बन सकते हैं। प्रिंसिपल का साउंड माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। जब भी प्रिंसिपल व्यक्ति जो है सामने कॉन्टैक्ट में एंटर हो रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट के टर्म एंड कंडीशन में वही आता है कि व्यक्ति वही कॉन्टैक्ट कर सकता है जो साउंड माइंडेड हो। इसलिए अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच कॉन्टैक्ट हो रहा है तो वहाँ पे एजेंट का साउंड माइंडेड होना ज़रूरी है। देयर मस्ट बी एजेंट। एजेंट एक पर्सन होता है जो प्रिंसिपल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रिंसिपल के लिए काम करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट होना ज़रूरी है। एजेंट नॉट बी नीड टू द कम्पिटेंट। अभी मैंने बात की कि एजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन एजेंट की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का होना ज़रूरी नहीं है। एजेंट में भी माइनर, लुनेटिक या इडियट पर्सन हो सकता है। नेक्स्ट आता है नो कंसिडरेशन रिक्वायर। कई कभी कभार जो भी एजेंसी क्रिएट होती है वो ज़रूरी नहीं कि उसमें प्रतिफल का होना ज़रूरी हो। सम टाइम कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें प्रतिफल का होना ज़रूरी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, राम ऑथराइज करता है अपने फ्रेंड शाम को कि वो उसके लिए कोई स्कूटर खरीदे, तो यहाँ शाम एक्सेप्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को और स्कूटर परचेज करता है। तो वो एक तरह का यहाँ पे व्यक्ति एजेंसी की तरह काम कर रहा है, यानी कि शाम यहाँ पे एजेंसी की तरह काम करेगा राम और स्कूटर देने वाली कंपनी के बीच। तो यहाँ पे किसी तरह की कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है कि राम जो है वो शाम को पैसे देगा या शाम राम से पैसे लेगा। तो विदाउट कंसिडरेशन ये एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इंटेंशन ऑफ एजेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल।
तो एजेंसी के तहत जो भी एजेंट होगा वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा। वेयर ए पर्सन इंटेंड टू एक्ट बिहाफ ऑफ अदर एजेंसी में अराइज, जब कोई भी व्यक्ति प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अराइज हो जाती है। लीगल रूल फॉर वैलिड एजेंसी, द पर्सन कम्पिटेंट टू एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्सन कम्पिटेंट होगा वही एंटर कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है। सो मे डू हिमसेल्फ या मे थ्रू द एजेंट, या तो व्यक्ति एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा या तो किसी और खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो यहाँ प्रिंसिपल का मेजर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो एजेंट है उसका मेजर होना बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी रूल हैं जहाँ पे काम जो है पर्सनल स्किल या क्वालिफिकेशन के आधार पे होता है, तो वहाँ पे एजेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। जैसे ए पर्सन कैन नॉट मैरी थ्रू एजेंट, एजेंट के थ्रू मैरी नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे ये वैलिड एजेंसी नहीं होगी। मतलब इन केसेस में एजेंसी क्रिएट नहीं होती है। सिर्फ आप वहीं पे एजेंसी क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे वैलिड, मतलब एजेंसी को वैलिड माना जाता है, वैलिड परिस्थितियाँ वहाँ पे अराइज हो सकती है, अदरवाइज एजेंसी वहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। अब बात करते हैं हम मोड ऑफ सर्टेन ऑफ एजेंसी, यानी कैसे कैसे आप एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, किस वे में क्रिएट कर सकते हैं, या टाइप्स ऑफ एजेंसी। तो फर्स्ट आता है एक्सप्रेस अथॉरिटी के थ्रू एजेंसी क्रिएट करना। तो यहाँ पे एक्सप्रेस अथॉरिटी यानी बोलकर या लिखित वे में एजेंसी आप क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ प्रिंसिपल और एजेंट आपस में बोलकर या लिखित वे में एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं। इसको पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहा जाता है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि यहाँ लिखित प्रिंसिपल लिखित वे में एजेंट को अथॉरिटी डिफाइन करता है, टर्म एंड कंडीशन डिफाइन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ए टोल्ड टू बी सेल कार नॉट बिलो दैन 2 लाख, यानी कि ए बी को बोलता है 2 लाख से कम पे प्राइस पे आपने कार नहीं बेचनी है। तो इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ से ये क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम एक्सप्रेस अथॉरिटी के थ्रू एजेंसी क्रिएशन कहेंगे। सेकेंड आता है आपका इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी बाय कंडक्ट ऑफ बिहेवियर, सर्कमस्टांसेस या किसी रिलेशनशिप और पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। जब अथॉरिटी एक्सप्रेस नहीं होती है, यानी कि जब हम लिखित या बोल के एजेंसी क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि कंडक्ट ऑफ बिहेवियर, किसी के बिहेवियर या परिस्थितियों के ऊपर एजेंसी क्रिएट करना होता है, तो उसको हम इम्प्लाइड अथॉरिटी कहते हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी 3 प्रकार की होती है, एजेंसी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग ऑड एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब एजेंसी बाय एस्टॉपल क्या होता है? एस्टॉपल होता है व्हेन ए एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी, मतलब उसको अथॉरिटी नहीं दी है उस काम की, एंड डन एक्ट एंड ऑब्लिगेशन टू थर्ड पर्सन, यानी कि वो इस तरह का कृत्य या काम करता है थर्ड पर्सन के लिए जहाँ पे दायित्व अराइज हो जाता है बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल हो जाता है एक्ट में, तो इसको एजेंसी बाय एस्टॉपल कहेंगे। यानी कि जो अथॉरिटी दी है एजेंट को, वो उस अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर रहा है, तो उसको एजेंसी बाय एस्टॉपल हम कहेंगे। और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग दायित्व में आ जाता है। ही हैज़ टू वर्क टू कंडक्ट इंड्यूस्ड एंड थर्ड पर्सन बिलीव दैट सच एक्ट ऑब्लिगेशन विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी। और जब भी एजेंट काम करता है तो सामने वाला ये सोच के चलता है कि वो उसके अथॉरिटी के अंदर ही काम कर रहा है, जबकि उसके लिए वो अथॉरिटी नहीं थी, मतलब अथॉरिटी के बाहर जाके वो अगर कोई एजेंट काम कर रहा है, तो उसको हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहेंगे। बी अलाउ टू थर्ड पार्टी टू बिलीव दैट ए इज एक्टिंग टू ऑथराइज एजेंट, ठीक है। बी बी जो है वो थर्ड पार्टी को ये अलाउ कर रहा है कि ए जो है वो ऑथराइज एजेंट है, पर ही विल बी estoppel by deigning to agency such third party relying that he make to contact A, even A has no authority at all, such known agency of estoppel। तो जहाँ पे हम अथॉरिटी के बाहर जाके किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हो, सामने वाले को ये रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस अथॉरिटी का ही पार्ट है, लेकिन वास्तव में उस अथॉरिटी का वो पार्ट नहीं होता है, उसी को ही हम एजेंसी ऑफ एस्टॉपल कहते हैं। एजेंसी ऑफ होल्डिंग ऑड, होल्डिंग ऑड क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ द एजेंसी ऑफ एस्टॉपल, ये एजेंसी ऑफ एस्टॉपल का ही पार्ट है, बट इट रिक्वायर टू सम पॉजिटिव कंडक्ट बाय प्रिंसिपल एस्टेब्लिश टू एजेंसी, यानी पॉजिटिव कंडक्ट में हम एक एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं, एंड पार्टनर आर ईच अदर एजेंट फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट टू ऑर्डरली कोर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो पार्टनर आपस में एक दूसरे के एजेंट होते हैं। तो जहाँ पे इस तरह का काम है कि जहाँ पे हम होल्डिंग ऑड यानी ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि वी आर द एजेंट टू ईच अदर, जब हम किसी को ये विश्वास दिला देते हैं, किसी को ये विश्वास दिलाते हैं कि व्यक्ति जो वो हमारा एजेंट है, और ये सोच के कोई व्यक्ति उसके साथ कॉन्टैक्ट कर देता है, तो उसको ही एजेंसी बाय होल्डिंग आउट हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति एजेंट तो नहीं होता, लेकिन वो अपने बिहेवियर से ऐसा प्रस्तुत कर रहा है कि वो एजेंट है और सामने वाली पार्टी कॉन्टैक्ट कर लेती है, तो उसको एजेंसी बाय होल्डिंग आउट हम कहेंगे। एजेंसी बाय नेसेसिटी,
एजेंसी बाय नेसेसिटी क्या होता है कि जब हम किसी की नेसेसिटी के आधार पे एजेंसी हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इमरजेंसी के आधार पर एजेंसी क्रिएट करना, जब कोई चीज़ हमने किसी के पास छोड़ी हुई है, यानी बेलर ने बेली के पास छोड़ी है और उसे लगता है कि वो बीमार, कोई घोड़ा छोड़ा है, बीमार हो जाता है तो इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, तो बेली को यहाँ पे एजेंसी के अधिकार मिल जाते हैं। So agency by necessity may arise when agent exceed to his authority। जब एजेंट की अथॉरिटी एक्सीड हो जाती है एंड ड्यू टू द इमरजेंसी वेयर ए बेली डज एनीथिंग टू प्रोटेक्ट द गुड्स ऑफ द पेलर, किसी के वस्तुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे एजेंट बन जाते हैं। आपके पास गाड़ी थी डिस्पोजल गुड्स की और आपको वहाँ पे आपने सडनली बेच दिया, तो इट्स मीन दैट कि आप उस वस्तु को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके और सामने वाले व्यक्ति के बीच एजेंसी क्रिएट होगी, एजेंसी बाय नेसेसिटी। एक्स हु इज द सर्वेंट ऑफ बाई, एक्स जो है वो बाई का नौकर है, परचेज गुड्स ऑन द क्रेडिट फ्रॉम जेड, और जेड से वो उधार पे चीज़ें लेता है और यहाँ पे वो जो उसका मालिक है, प्रिंसिपल है, वो रेगुलर पे कर देता है। तो जेड यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा है कि एक्स इज बाई इम्प्लाइड एजेंट, जो एक्स है वो इम्प्लाइड एजेंट है क्योंकि वो रेगुलर लेता रहता है, तो आज भी वो रेगुलर ही परचेज कर रहा है उधार पे। तो कभी कभार कंडक्ट और बिहेवियर के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड हो जाती है, जो मैंने अभी बात की कि सामने वाले के बिहेवियर ऐसा शो कर रहा है, होल्डिंग आउट, यानी कि वो ऐसा शो कर रहा है कि आई एम द एजेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पे भी सर्वेंट जो है वो यही शो कर रहा है कि मैं अपने मालिक का क्या हूँ, एजेंट हूँ। वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर, तो यहाँ पे वाइफ को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को प्लेज करने का अधिकार है नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, ठीक है। तो ये एजेंसी बाय नेसेसिटी पे क्रिएट हुई, तो यहाँ पे वाइफ जो है एजेंट बन जाएगी और हस्बैंड यहाँ प्रिंसिपल बन जाएगा। तो वाइफ यहाँ पे पे नहीं होगी उधार के लिए, प्रिंसिपल हस्बैंड यहाँ पे पे होगा उधार के लिए। एंड एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, जो चीज़ हमने गलत कर दी है अब वो सही करनी है तो वो रेक्टिफिकेशन होगी। तो बियर द एजेंट डज एन एक्ट प्रिंसिपल बट विदाउट द नॉलेज अथॉरिटी एंड एक्सीड हिज गिवन अथॉरिटी, यानी कि विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल कोई काम एजेंट कर रहा है और वो चीज़ में बाद में उसको प्रिंसिपल को पता लगती है, अब उसको वो रेक्टिफाई करेगा कि उसको वो परमिट देना है, यानी परमिट कर रहा है तो वो रेक्टिफाई हो गया, वो परमिट नहीं कर रहा है तो वो रेक्टिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। प्रिंसिपल जब उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है तो वो रेक्टिफिकेशन मानी जाती है। जब भी कोई इंसान अपनी लिमिट से बाहर काम कर रहा है या अथॉरिटी के बाहर काम करेगा तो यहाँ प्रिंसिपल उस चीज़ को रेक्टिफाई करेगा। अगर प्रिंसिपल रेक्टिफाई कर देता है इट्स मीन कि यहाँ पे प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा। अब अगर रेक्टिफाई नहीं करेगा तो वहाँ पे एजेंट लायबल होगा। अब इसके वैलिड रेक्टिफिकेशन क्या है, फर्स्ट एजेंट मस्ट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम किया है तभी रेक्टिफिकेशन होगी। अगर प्रिंसिपल के दायरे के बाहर काम किया है, अथॉरिटी के बाहर काम किया है, मतलब उससे प्रिंसिपल को नुकसान ही हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एजेंट का ये अपना पर्सनल लाभ है तो उसको रेक्टिफाई नहीं करेगा। प्रिंसिपल सिर्फ एजेंट के उसी काम को रेक्टिफाई करेगा जो उससे प्रिंसिपल का लाभ होना चाहिए, ठीक है, और प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो काम होना चाहिए। प्रिंसिपल मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वहाँ पे प्रिंसिपल का होना जरूरी है। अगर प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसकी रेक्टिफिकेशन नहीं होगी, यानी किसी के नाम लेके अगर आप काम कर रहे हो तभी रेक्टिफिकेशन होगी, बिना प्रिंसिपल के नाम के कोई काम कर रहे हो तो उसकी रेक्टिफिकेशन नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, प्रिंसिपल मस्ट हैव कैपेसिटी टू एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट बोथ द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, यानी कि जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं अपनी लिमिट से बाहर जाके तो उस टाइम भी प्रिंसिपल का नाम होना चाहिए और टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन पे भी प्रिंसिपल का नाम होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी तभी वैलिड रेक्टिफिकेशन होगी जब वो प्रिंसिपल उस कॉन्टैक्ट में एंटर है, जब प्रिंसिपल ही कॉन्टैक्ट में एंटर नहीं होगा तो उसकी रेक्टिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। फुल नॉलेज ऑफ द मटेरियल फैक्ट, रेक्टिफिकेशन उसी की होगी जब प्रिंसिपल को पता है कि उस सामने वाले एजेंट ने क्या काम किया है और किस चीज़ को रेक्टिफाई करना है। जब मटेरियल फैक्ट ही पता नहीं है प्रिंसिपल को कि क्या चीज़ रेक्टिफाई करनी है तो वो रेक्टिफाई नहीं करेगा। होल ट्रांजैक्शन, कभी भी पार्ट में चीज़ें रेक्टिफाई नहीं होती है, रेक्टिफिकेशन पूरे की पूरे ट्रांजैक्शन की होगी। आप किसी को सेल कर रहे हैं गलती से तो आप ये नहीं बोल सकते प्रिंसिपल कि मैं सिर्फ 5 चीज़ों को अब रेक्टिफाई करूंगा, 5 को रेक्टिफाई नहीं करूंगा। तो सारे के सारी चीज़ें आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी और विद इन द रीजनेबल टाइम आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है। सो रेक्टिफिकेशन विल बी बाइंडिंग अप, आपको विद इन द टाइम रेक्टिफाई करना पड़ेगा। टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो उसमें रेक्टिफिकेशन नहीं होगी, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है रेक्टिफिकेशन उसी चीज़ की होगी जिससे एजेंट के थ्रू किसी को डैमेजेस ना हुई हो। अगर एजेंट के थ्रू थर्ड पार्टी को डैमेजेस हुई है तो उसकी रेक्टिफिकेशन अप्लाई नहीं होगी।
एंड लॉफुल एंड वैलिड एक्ट की ही रेक्टिफिकेशन होती है। अगर ऐसा काम जो इनवैलिड तरीके से या कि किसी के लिए हम हार्मफुल एक्ट कर रहे हैं उसकी रेक्टिफिकेशन नहीं होती है। सो एजेंट के उन्हीं कामों के लिए प्रिंसिपल रेक्टिफाई करेगा जो लॉफुल और वैलिड एक्ट का होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्ट, सो एक्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द रेक्टिफिकेशन, यानी कि ऐसे एक्ट जिसकी आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं वो उस टाइम वैलिड होना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक्ट जो आपने अप्लाई करना है या जिसकी रेक्टिफिकेशन करनी है, तो वो इनवैलिड रेक्टिफिकेशन होगी, वो रेक्टिफिकेशन आपकी सही नहीं मानी जाएगी। कम्युनिकेशन, रेक्टिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेट द पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी और एजेंट को कम्युनिकेट होना चाहिए कि आपकी रेक्टिफिकेशन आपके काम की जो आपने अपने लिमिट से बाहर काम किया था, अथॉरिटी के बाहर काम किया है, उसकी रेक्टिफिकेशन होगी है तो वो कम्युनिकेट होना चाहिए। एक्ट विद इन द प्रिंसिपल पावर, रेक्टिफिकेशन उसी की होगी जो प्रिंसिपल के हाथ में है या प्रिंसिपल के पावर के अंदर है। प्रिंसिपल के पावर के अंदर अगर रेक्टिफिकेशन नहीं है तो वो रेक्टिफिकेशन नहीं होगी उस चीज की। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन या तो लिखित तौर पे हो सकती है या बाई कंडक्ट ऑफ बिहेवियर हो सकती है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे एजेंट के काम को या तो ऑरली भी रेक्टिफाई कर सकता है या बाई बिहेवियर रेक्टिफाई कर सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि जो रेक्टिफिकेशन है वो पिछले काम की होगी, मतलब बैक डेट पे रेक्टिफिकेशन होती है, फ्यूचर के लिए रेक्टिफिकेशन नहीं होती है, फ्यूचर के काम की नहीं मानी जाती है रेक्टिफिकेशन। एंड अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एक्स होल्ड ए फ्लैट ऑन लीज फ्रॉम बाई, एक्स ने बाई से लीज लिया था। नाउ द लीज इज टर्मिनेट विद इन द 2 मंथ, यहाँ पे लीज जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो ऑन दैट केसेस the month JAD without the buy authority give notice for termination to lease to X, JAD buy की अथॉरिटी के बिना ही नोटिस दे देता है X को, so buy cannot rectify the notice given by JAD, so binding of the X, तो यहाँ पे buy रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा और JAD जो है वो X के लिए बाइंड अप होगा। तो इट्स मीन दैट कि वहां पे रेक्टिफिकेशन नहीं हो रही है। ए विदाउट द अथॉरिटी फ्रॉम एस लेट आउट द हाउस टू टी एंड आफ्टर सम टाइम टी वेकेंट द हाउस, नाउ एस कैन नॉट रेक्टिफाई टू आर एक्ट। सो ए ने विदाउट अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी के बाहर एस को फ्रॉम एस उसने घर जो है वो टी को दे दिया और टी ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया। नाउ एस के लिए एस जो है वो उसकी रेक्टिफिकेशन नहीं करेगा, अगर अथॉरिटी के वो बाहर है, अथॉरिटी के अंदर होगा तो उसकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। आर फर्जी भी इसके सिग्नेचर करता है और 1000 विड्रॉ करता है तो इनवैलिड रेक्टिफिकेशन होगी, इसकी रेक्टिफिकेशन नहीं होगी क्योंकि इलीगल एक्ट की रेक्टिफिकेशन नहीं होती है। राइट ऑफ एजेंट, एजेंट को क्या क्या अधिकार मिलते हैं। राइट ऑफ रिटेनर, यानी कि एजेंट तब तक अपने पास वस्तुएं रख सकता है जब तक जो है उसकी रेम्युनरेशन या पेमेंट एडवांस जो है नहीं मिलता है या उसके एक्सपेंसेस कवर अप उससे नहीं होते हैं। सो एजेंट को वस्तुओं को रखने का अधिकार है और जो भी पैसे उससे मिल रहे हैं उसमें से वो अपने एक्सपेंसेस को लेस कर सकता है, रेम्युनरेशन क्लेम कर सकता है। सेकंड, राइट टू रिसीव द रेम्युनरेशन, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन काम कर रहा है तो वहां रेम्युनरेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन विद कंसिडरेशन काम कर रहा है या एजेंट नॉन ग्रेट्यूटियस नेचर का है तो वहां पे अपने काम का पैसा लेने का अधिकार है। राइट ऑफ लियन, अपने पास तब तक वस्तुएं रखने का अधिकार है जब तक कि उसके जो भी दायित्व पूरे नहीं होते हैं, जो भी उसकी सर्विस के पैसे नहीं मिलते हैं, जो उसकी कंपनसेशन बन रही है वो उसे रिसीव नहीं हो रही है, तब तक ये लियन कर सकता है, तब तक अपने पास वस्तुएं रख सकता है। ज्यादातर लोग पार्टिकुलर लियन कर सकते हैं लेकिन कुछ केसेस में स्पेशल लियन भी हो जाती है। राइट टू बी indemnified against consequence ऑफ द लॉफुल एक्ट, अगर एजेंट लैंड लॉफुल अथॉरिटी के अंदर कोई काम किया है और उससे प्रिंसिपल का लाभ हो रहा है और यहाँ पे एजेंट को कोई नुकसान होता है तो वो यहाँ पे प्रिंसिपल उसकी भरपाई करेगा, उसको एडमनीफाई करेगा, उसको कंपनसेट करेगा। द एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट इज बॉन्ड टू एडमनीफाई हिम अगेंस्ट टू कंसिक्वेंस टू ऑल लॉफुल एक्ट, तो एजेंट अगर कोई भी लॉफुल एक्ट कर रहा है और उसके थ्रू उसका नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई प्रिंसिपल के थ्रू की जाएगी। राइट टू indemnify against consequence to all act in good faith, अगर एजेंट ने गुड फेथ पे कोई भी काम किया है और उसके उसके दायित्व वहां पे उत्पन्न हो रहे हैं तो वो दायित्व प्रिंसिपल पे करेगा थर्ड पार्टी के लिए। और अगर थर्ड पार्टी के थ्रू अगर उसको किसी तरह की इंजरी हो रही है तो उसके लिए भी प्रिंसिपल एजेंट के लिए लाइबल होगा। राइट टू रिसीव कंपनसेशन इंजरी कॉज टू प्रिंसिपल इन निग्लेक्ट, अगर प्रिंसिपल के निग्लेक्शन के कारण या प्रिंसिपल के लापरवाही के कारण एजेंट को कोई नुकसान हो रहा है तो उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा। राइट इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया है और प्रिंसिपल के लॉस को प्रोटेक्ट किया है तो उस केसेस में भी एजेंट की लाइबिलिटी, एजेंट के लिए प्रिंसिपल की लाइबिलिटी बन जाती है कि वो इमरजेंसी में हुए नुकसान के लिए उसको प्रोटेक्ट करे। राइट टू स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांजिट, तो एजेंट प्रिंसिपल की वस्तुओं को कभी भी रास्ते में रोक सकता है, ठीक है, जब भी वस्तु रास्ते में जाती है तो वो रोक सकता है।
An agent has right to stop the goods in transit to principal and he has brought goods with the personal money and principal become to insolvent. अगर यहाँ पे प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट बन जाता है तो रास्ते में वस्तु रोक के वो उन वस्तुओं को खरीद सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ए कंसाइन गुड्स टू बी एट दिल्ली फॉर सेंडिंग दिस गुड्स टू बम्बे। ए कंसाइनमेंट ली है गुड्स की बी से एंड वो वस्तु दिल्ली से बम्बे जानी है एंड बी में सेल दिस गुड्स एट दिल्ली, और उसने सारी की सारी वस्तुएं दिल्ली ही बेच दी। इफ दिस विल नॉट वेयर जर्नी बम्बे विदाउट स्पाइलिंग, ताकि बम्बे तक चीजें खराब ना हो जाएं। तो वो उसने, तो यहाँ पे जो है उसने सामने वाले प्रिंसिपल के लॉस को प्रोटेक्ट करने की बात की है। एक्स एम्प्लॉय बाई टू बीट चैट एग्री टू इंडेमनीफाई टू एंगेज टू कंसिक्वेंस। एक्स जो है वो बाई के अंदर एम्प्लॉय है और उसने कहा कि जेट को आपने पीटना है, और उस जेट बी टू जेट, सो बाई देयर फोन बी टू सी, बाई ने किसको पीटा, सी को। तो यहाँ पे सामने वाले पार्टी जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। एक्स इज नॉट लाइबल टू इंडेमनीफाई टू बाई। ठीक है, एक्स यहाँ पे बाई के लिए इंडेमनीफाई नहीं होगा। A imply B to recover 10,000 to C through B misconduct. The money is not recovered and B entitled to no remuneration for service must make good the loss to A. ओके, द ए जो है वो बी के अंदर इम्प्लॉय है और उसने सी से 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन थ्रू द बी मिसकंडक्ट के कारण मनी उसने रिकवर नहीं किया, तो यहाँ पे सामने वाले पार्टी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। मतलब यहाँ पे ए जो है ए के कंडक्ट के लिए बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और उसके लिए बी भी पैसे नहीं देगा मिसकंडक्ट के लिए। ड्यूटी एज एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट की प्रिंसिपल के लिए क्या ड्यूटी बनती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तीन लोगों के बीच है, यानी कि एजेंट, थर्ड पार्टी एंड द प्रिंसिपल। और एजेंट किसके लिए काम कर रहा है, प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। किसके साथ डील कर रहा है, थर्ड पार्टी के लिए साथ डील कर रहा है। तो ड्यूटी क्या बनती है, फर्स्ट ड्यूटी आती है ड्यूटी ऑफ एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दी है, जो काम करने के लिए कहा है, वो ही एजेंट को करना पड़ेगा। ड्यूटी टू कैरी आउट द वर्क विद केयर एंड स्किल। जिस तरह से प्रिंसिपल अपने लिए काम करता है उसी तरह से एजेंट भी उसके लिए स्किलफुली और केयर तरीके से काम करेगा। अगर एजेंट की निगलेक्शन की वजह से कोई नुकसान हो रहा है तो वहाँ प्रिंसिपल पे नहीं करेगा, वहाँ एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, यानी प्रॉपर अकाउंट उसको विद वॉचर तैयार करने हैं ताकि जो है वेरिफिकेशन ढंग से हो सके। ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, हर चीज़ों को उसे कम्युनिकेट करना चाहिए जो उसके दायरे के अंदर आती है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी जहाँ कम्युनिकेट नहीं हम कर पाते हैं वो एक्ट भी गुड फेथ पे वैलिड होते हैं, लेकिन हर तथ्य को बताना जरूरी है। ड्यूटी नॉट टू डील विद द ऑन अकाउंट, वो अपने नाम पे कोई भी डील नहीं करेगा। अगर उसने अपने नाम पे डील की है तो उस लाइबिलिटी के लिए प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। मोस्ट जितनी भी डीलें होंगी वो प्रिंसिपल के नाम पे होगी। अगर वो किसी तथ्य को छुपाता है और अपना पर्सनल लायबिलिटी के लिए काम करता है तो वो प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है अगर उसने अपने नाम पे कोई डील की होगी। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू पे ऑल मनी रिसीव फॉर प्रिंसिपल। जितने भी प्रिंसिपल के नाम से उसे पैसे मिले हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल को वापस करें। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के हित को सुरक्षित करने का काम जो है वो एजेंट को करना चाहिए। और जैसे ही एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है, डेथ एंड इंसेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की डेथ होने पर या प्रिंसिपल के इंसॉल्वेंसी होने पर टर्मिनेट एजेंसी हो सकती है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी, एक प्रिंसिपल एजेंट अपनी ड्यूटी को दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकता है क्योंकि प्रिंसिपल ने अपनी ड्यूटी जो है वो एजेंट को दी है, लेकिन एजेंट किसी और को नहीं दे सकता। अगर एजेंट किसी और को देगा तो उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ड्यूटी नॉट टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रिंसिपल की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को एजेंट को लीक नहीं करना चाहिए। ड्यूटी नॉट टू सेट अप टू एडवर्स टाइटल, ड्यूटी एजेंट जो है वो किसी तरह प्रिंसिपल का एंगेज्ड गलत काम नहीं करेगा। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, एजेंट किसी तरह का एजेंसी के थ्रू सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, द ए एन एजेंट वाज डायरेक्टेड इन इंश्योर द गुड्स फेल टू डू सो, द गुड्स वाज लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, ए वाज लायबल टू कंपनसेट हिज प्रिंसिपल फॉर लॉस सफरिंग फ्रॉम हिम। ए की नेग्लिजेंसी के कारण वस्तुएं गुम होगी जिसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल के लिए। X an agent was Y and X had to authority to sell the goods on credit. X जो है वो Y का एजेंट है और
उधार पे वस्तुएं सेल करने का उसको अधिकार है। ही सोल्ड गुड्स टू जेड ऑन क्रेडिट विदाउट द प्रॉपर इंक्वायरी एज टू सॉल्वेंसी ऑफ द जेड। उसने जेड को वस्तुएं सेल कर दी उधार पे, लेकिन जेड तो इंसॉल्वेंट था। एट द टाइम ऑफ सेल जेड वाज इंसॉल्वेंट, सो एक्स मस्ट कंपनसेट बाई द लॉस सफरिंग ड्यू टू द जेड इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ एक्स जो है वो बाई के लिए कंपनसेट करेगा कि जेड की इंसॉल्वेंसी पे, क्योंकि उसको तो एजेंट को तो पता नहीं था सामने वाला जो इंसॉल्वेंट है, लेकिन एजेंट ने उसको भेज दिया, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस को प्रिंसिपल प्रोटेक्ट करता है। सब एजेंट कौन होता है और कौन अपॉइंट करता है? सब एजेंट एजेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। एंड ए पर्सन हु अपॉइंटेड बाय द एजेंट, एजेंट के थ्रू किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करना सब एजेंट कहलाता है। सब एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। सब एजेंट किसके लिए काम करता है? ओरिजिनल एजेंट के लिए काम करता है, ना कि प्रिंसिपल के लिए। तो सब एजेंट के अपॉइंटमेंट के क्या रूल हैं? फर्स्ट आता है कि आपके ऑर्डरली कस्टम ऑफ ट्रेड में परमिट होना चाहिए कि सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है। अगर आपके ऑर्डरली ट्रेड में ये परमिट नहीं है, लागू नहीं होता है कि वहाँ सब एजेंट होना चाहिए, तो वहाँ वैलिड नहीं होगा। वैन नेचर ऑफ एजेंसी बिजनेस रिक्वायर टू अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, जब आपका बिजनेस का क्राइटेरिया ही ऐसा है, बिजनेस इस प्रकार का है जहाँ पे सब एजेंट होना जरूरी है, वहीं पे सब एजेंट अपॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द एक्ट टू डन प्योरली मिनिस्ट्रियल इन्वॉल्व नो एक्सरसाइज ऑफ स्किल कॉन्फिडेंस रूटीन क्लर्क एंड असिस्टेंट। जब आप किसी बिना स्किल या कॉन्फिडेंस के अलावा जो काम है, जैसे रूटीन क्लर्क असिस्टेंस, उसी के केसेस में आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। वेयर द प्रिंसिपल एग्री टू अपॉइंटमेंट टू सब एजेंट, और यहाँ पे प्रिंसिपल का एग्री होना भी जरूरी है कि एजेंट जो है वो सब एजेंट रख सकता है। मे बी एक्सप्रेस वे से या इम्प्लाइड बिहेवियर से प्रिंसिपल का बताना होना जरूरी है। व्हेन सम अनफोर्सीन इमरजेंसी हैज अराइज, कुछ इमरजेंसी के केसेस में भी सब एजेंट बन सकते हैं। बात आती है कि जब सब एजेंट को अपॉइंट किया जाता है तो उसके लीगल प्रभाव क्या होते हैं? प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ द सब एजेंट, प्रिंसिपल इज बॉन्ड बाय द एक्ट ऑफ द सब एजेंट। प्रिंसिपल भी बॉन्ड होता है एक्ट ऑफ द सब एजेंट अगर प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुई है। एंड एजेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल एंड एक्ट ऑफ द सब एजेंट। यहाँ एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा और सब एजेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। सब एजेंट प्रिंसिपल के लिए आंसरेबल नहीं होता है, बल्कि एजेंट के लिए आंसरेबल होता है। और जहाँ पे इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट होती है सब एजेंट की, तो वहाँ प्रिंसिपल किसी चीज के लिए लाइबल नहीं होगा, प्रिंसिपल का कोई दायित्व नहीं बनेगा सब एजेंट के लिए। एजेंट प्रिंसिपल के लिए आंसरेबल होगा एंड एजेंट सब एजेंट के लिए आंसरेबल होगा। और सब एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके अगर आप इम्प्रॉपर वे से अपॉइंटमेंट करेंगे। अब लेकिन प्रॉपर वे से अपॉइंटमेंट हुई है तो प्रिंसिपल बॉन्ड रहता है सब एजेंट के लिए और सब एजेंट एजेंट के लिए बॉन्ड रहता है। लेकिन इम्प्रॉपर वे में प्रिंसिपल सब एजेंट के लिए बॉन्ड नहीं होगा, उसके दायित्वों को पूरा नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसी में ही डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंसी, जो आगे डिस्कस करेंगे हम। अब जनरल एजेंट, स्पेशल एजेंट, यूनिवर्सल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट एंड नॉन मर्केंटाइल एजेंट क्या होते हैं वो फर्दर हम इसी डिटेल में डिस्कस करेंगे।